आज के एडिटोरियल की शुरुआत हम करेंगे टीबी की बीमारी से रिलेटेड। ठीक है, टीबी से निपटने के लिए भारत सरकार ने पहले एक कार्यक्रम चलाया था। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि हम एक नया कार्यक्रम चालू कर रहे हैं, इस पर आप फोकस करिए। ठीक है, तो अब जो नया कार्यक्रम सरकार की तरफ से चल रहा है, इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, उसमें कुछ कमियां हैं। इसके अलावा टीबी से रिलेटेड कुछ डेटा को हम देखेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं टीबी की बीमारी को। टीबी की बीमारी बैक्टीरिया से होती है, जो हवा के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। आमतौर पर ये बीमारी फेफड़े को प्रभावित करती है। सबसे कॉमन फेफड़ों की टीबी ही होती है, लेकिन टीबी ब्रेन में, यूट्रस में, मुंह, लीवर, किडनी, गला, हड्डी, शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। टीबी का बैक्टीरिया हवा के जरिए फैलता है। आप खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो इससे वो फैल जाएगी, है ना। खांसने और छींकने के दौरान मुंह नाक से निकलने वाली जो बारीक बूंदें रहती हैं ना, इससे ये इन्फेक्शन फैलता है। अगर टीबी मरीज के पास आप बैठ गए हो, उससे बातचीत कर रहे हैं और वो खांस नहीं भी रहा है, तो भी इसके इन्फेक्शन का खतरा रहता है। हालांकि फेफड़े के अलावा बाकी टीबी एक से दूसरे में फैलती नहीं है, और आम विश्वास के उल्टे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे माता पिता को हुआ था तो आपको भी होगा, इस टाइप की ये बीमारी नहीं है। टीबी का बैक्टीरिया शरीर के जिस हिस्से में भी जाएगा, उसके ऊतक को वो पूरी तरह से नष्ट कर देगा। देखिए, हमारा जो शरीर है कोशिकाओं से मिलकर के बना है। कोशिका मिलकर के ऊतक बनाती है, और ऊतक मिला करके अंग बनाते हैं, और अंग मिलके हमारा शरीर बनता है। तो जैसे कि ईंट हो गई कोशिका, दीवार हो गया ऊतक, और हमारा घर हो गया हमारा शरीर। तो जो टीबी का बैक्टीरिया है, जहाँ पर भी ये जिस हिस्से में भी जाएगा, ये उस हिस्से के जो टिश्यू हैं, ऊतक हैं, उनको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इससे उस अंग का काम धीरे धीरे प्रभावित हो जाता है। अब यदि फेफड़ों में टीबी हुई है तो फेफड़े धीरे धीरे बेकार हो जाएंगे। यूट्रस में हुई है तो बांझपन की समस्या आ जाएगी, और यदि हड्डी में होती है तो हड्डियां गलना चालू हो जाता है ना। और यदि दिमाग में है तो हो सकता है मरीज को दौड़े पड़ना चालू हो जाए, और लीवर में है तो पेट में पानी जमा होने लग जाएगा। लक्षण की बात करें तो 2 हफ्ते से ज़्यादा लगातार खांसी आती है। खांसी के साथ सांस में बलगम आ रहा है, कभी कभी खून भी निकलता है, भूख कम लगती है, लगातार वजन कम होना, शाम या रात के वक्त बुखार आना, सर्दी में भी पसीना आना, सांस उखड़ना मतलब सांस भरना, सांस लेते हुए सीने में दर्द होना। इनमें से कोई भी लक्षण है तो टीबी। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लक्षण सामने दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो जो टीबी होता है ना, वो कैंसर या फिर ब्रोंकाइटिस से अलग है। टीबी के कई लक्षण कैंसर और ब्रोंकाइटिस के लक्षण से मेल भी खाते हैं, अलग भी हैं और सेम टू सेम भी होता है। ऐसे में ये तय करना डॉक्टर के लिए ज़रूरी है कि इन लक्षणों की असल वजह आखिर है क्या। वैसे तीनों बीमारियों में फर्क बताने वाले प्रमुख लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे ब्रोंकाइटिस में सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस लेते हुए सीटी की आवाज़ आती है। ठीक है, और मुंह में, कैंसर में क्या होता है, मुंह से खून आता है। वज़न कम होना जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पर बुखार इसमें नहीं आता। वहीं टीबी में सांस की दिक्कत नहीं होती है और बुखार आता है। टीबी की बीमारी के इलाज के बारे में यहाँ पर बात बताई जाती है कि टीबी जिस हिस्से में भी है, जो बैक्टीरिया जिस हिस्से में भी फैला है, सबसे पहले उसके हिसाब से आपकी टेस्टिंग होगी। फेफड़े की टीबी जांचने के लिए आपके बलगम की कफ की जांच होती है, जो कि 100 से लेकर के 200 रुपये तक हो जाती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल और जो डॉट सेंटर है जहाँ पर टीबी का इलाज होता है, ये फ्री होता है। बलगम की जांच 2 दिन लगातार रहेगी। ध्यान ये रखना है कि थूकना नहीं है, बलगम की जांच की जाती है। ठीक है, अच्छी तरह से खास कर ही बलगम को आपको जांच के लिए देना है। थूक की जांच होगी तो टीबी पकड़ में नहीं आने वाली। अगर बलगम में टीबी पकड़ नहीं आती है तो AFB कल्चर कराते हैं। लगभग इसका वही है 2000 रुपये तक हो जाता है, 6 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट आती है। और ये जो चीज़ है, ये जो जांच है, वो एक्सपर्ट लोग करते हैं, जीन एक्सपर्ट। इसकी रिपोर्ट 4 घंटे में आती है।
टीबी के इलाज के बारे में बताया जा रहा है, टीबी का इलाज पूरी तरह से मुमकिन हो गया। सरकारी अस्पताल और डॉट्स के सेंटर बनाए गए इसके फ्री इलाज करने के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इलाज पूरी तरह टीबी ठीक हो जाने तक चलना चाहिए, बीच में आपको छोड़ना नहीं है। बीच में आप छोड़ दोगे तो बैक्टीरिया में दवाओं के खिलाफ लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती, वो फिर मरते नहीं आसानी से, और इलाज फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता, क्योंकि आम दवाएं फिर उसके ऊपर असर नहीं करेंगी। इस स्थिति को हम एमडीआर फिर या फिर एक्सडीआर मतलब मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस या फिर एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। आमतौर पर 100 में से 2 मामले एमडीआर के रहते हैं। एमडीआर के मामलों में से 7% एक्सडीआर के रहते हैं, जो कि नुकसानदेह है। अब हम आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। ठीक है, हमें यदि मेंस में क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन किस रूप से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये बन सकता है कि क्या जो सरकार ने अमेंडमेंट करके लाई थी नए रूल्स रेगुलेशन या फिर नए कार्यक्रम, TBRN-TB कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की आपको 3 प्रमुख कमियां बताना है और उसमें क्या क्या आप सुधार कर सकते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो उसका आंसर इस एडिटोरियल में छपा है। तो आखिर किस वे के द्वारा हम टीबी की बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, कौन से रास्ते से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो 3 मेजर डिफिशियंसीज है ना रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम की, उसकी 3 कौन कौन सी कमियां हैं, उन कमियों में रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में हमें करेक्शन करने की ज़रूरत है। टीबी मतलब क्षय रोग को नियंत्रित करने के उपाय कौन कौन से हैं, क्या संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम की 3 प्रमुख कमियों में हमें सुधार करने की ज़रूरत है, ये है क्वेश्चन। ये देख ली, लक्षण के साथ में एक व्यक्ति टीबी खांसते हुए दिखाया गया है। सबसे पहले तो टीबी की बीमारी में बात बताई जाती है। ठीक है, जितने भी एंडेमिक डिसीज़ हैं उनमें टीबी सबसे खतरनाक मानी जाती है। 1.5 मिलियन पीपल की डेथ होती है हर साल, WHO का ऐसा आंकड़ा है। टीबी इफेक्ट करती है एडल्ट लोगों को इन देयर मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स, जब आपकी कमाने की उम्र है उस टाइम में ही टीबी की बीमारी आपको घेर रही है। इससे क्या होगा, हमारा परिवार और हमारा देश ये दोनों ही गरीब हो जाएंगे। काउंटिंग यदि हम बात करें, काउंटिंग का मतलब ये है हम यहाँ पर कुछ डाटा देखने वाले हैं टीबी की डेथ से रिलेटेड। इंडिया की बात करें तो जिसको हम टीबी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हैं, द डिसीज किल्स सम 14,000 पर्सनस एवरी डे। एक दिन में 1400 लोगों की डेथ होती है इंडिया में हर दिन। ठीक है, और ये जो ग्रोस एस्टिमेशन हम लगा रहे हैं फॉर आवर हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम की, यहाँ पर काउंटिंग के लिए कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है। ये जो आंकड़ा आप बताए हो इसको आप ये नहीं कह सकते कि कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। ऐसा बताया जाता है 1950 और 1960 के दशक में इंडिया टीबी की बीमारी के इलाज करने के लिए काफ़ी आगे था, है ना। ग्लोबल लीडर था रिसर्च इन एपिडेमियोलॉजी, इसके अलावा ट्रांसमिशन एंड डोमिसिलरी ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। टीबी जैसी जो एपिडेमियोलॉजी वाली बीमारी है उनके ट्रीटमेंट के लिए इंडिया पहले काफ़ी बहुत अच्छे से काम करता था 1950-60 के दशक में। ठीक है, इसके बाद आता है हमने लाए थे 1962 में नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, NTB बोलते हैं जिसको, है ना। तो इसको 1962 में लाया गया था। ये जिला में आधारित एक प्रोग्राम चलाया जाता था। इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों का पार्टिसिपेशन होता, मतलब सरकार भी पैसा लगा रही है या फिर प्राइवेट कंपनियां भी इसमें हिस्सेदारी ले सकती थी। ठीक है, फिर भी यदि हम देख लें जो मॉडल था इसको अप स्केलिंग करते गए। ठीक है, लेकिन हमने इस पर जो अप स्केलिंग करे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था एंड द प्रोग्राम फेल टू कंट्रोल टीबी। और जो प्रोग्राम है वो टीबी की बीमारी को कंट्रोल करने में फेल रहा था। ठीक है, देखिए हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस को खो दिया एंड बिगन डूइंग व्हाट वी वर टोल्ड टू डू बाय WHO। और हमने क्या काम करा, जैसा स्वास्थ्य संगठन कहते जा रहा हम वैसा करते गए। ठीक है, और ये काम हमने किसके अंतर्गत किया था,
RNTCP रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत। WHO जैसा बोल रहा है हम वैसा करते जा रहे हैं, तो यही बात यहाँ पर बोली जाती। अब WHO के एक्सपर्ट के बारे में ये बात बताई जाती है। देखिए अब यहाँ पर फैक्टर को ध्यान में नहीं रखा जाता है कि क्या अंतर है बिटवीन टीबी एपिडेमियोलॉजी ऑफ पुअर एंड रिच कंट्रीज। WHO में एक फैक्टर ऐसा है कि गरीब देशों के लिए किस प्रकार के प्रोग्राम चलने चाहिए, अमीर में कैसे प्रोग्राम चलने चाहिए, इस बात को कोई फैक्टर नहीं दिया जाता। ठीक है, यहाँ पर एक थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट यूज़ किया जाता है टीबी कंट्रोल के लिए, और तब जाकर के जो RNTCP का निर्माण किया गया है। यहाँ पर एक कमियाँ हैं कि इसमें गरीब और अमीर देशों के बीच अंतर को नहीं समझा गया है और थ्योरेटिकल बातें इसमें लिखी गई हैं और फिर इस प्रोग्राम को निर्माण किया गया है। फिर 2018 तक इंडिया ने ये रियलाइज़ किया कि द लाइट एट द एंड ऑफ टनल वाज स्टिल इल्यूसिव। इसका मतलब जो टीबी की जो सुरंग है, जो लाइट हम दे रहे हैं, जो इलाज हम कर रहे हैं, वो उस सुरंग को पार ही नहीं कर पा रहा है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। इस प्रोग्राम में क्या क्या फ्लॉज थे, क्या क्या कमियाँ थी, यहाँ पर आप देख लीजिए। पहली बात ऐसा है कि फॉर ए प्रोग्राम दैट इज़ हैवीली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें ज़्यादातर पैसा सरकार लगा रही, देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब्ड मेथड ऑफ मॉनिटरिंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ टीबी कंट्रोल। दूसरी बात, आप टीबी कंट्रोल की जो मेथड है उसकी मॉनिटरिंग कर ही नहीं पा रहे हो, तो फिर ये प्रोग्राम फेल होना ही होना। वहीं आप नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को आप देखोगे तो जब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, उस टाइम में क्या था ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च मैनेज करता था, एड्स कंट्रोल टास्क फोर्स मैनेज करता था। और जो एड्स कंट्रोल टास्क फोर्स है ना, एक यूनिक मेथड थी मॉनिटरिंग करने की, ठीक है, ताकि हम टीबी की बीमारी को मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और इनको सेनिटेनल सर्विलांस बोला जाता था। ठीक है, तो अब यदि हमारे पास डाटा है इन्फेक्शन प्रिवलेंस को लेकर के, दैट कैन बी कंपेयर्ड अक्रॉस ईयर स्टार्टिंग फॉर 1986 टू डेट। अभी तक का यदि आप देखेंगे 1986 से लेकर के अभी तक का डाटा हमारे पास उपस्थित है, इन्फेक्शन से जो हम प्रिवलेंस के लिए उपाय किए हैं उसके लिए। ठीक है, तो क्या होता था ना कि इंडिया के ऊपर प्रेशर रहता था WHO के एक्सपर्ट से कि इसको आप जल्दी से जल्दी क्या करिए, त्याग दीजिए। बट क्रेडिट मस्ट गिवन टू डॉक्टर श्रीराम P त्रिपाठी, है ना, हमें क्रेडिट किसको देना है, डॉक्टर श्रीराम P त्रिपाठी को, द देन डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR। ये कौन थे, डायरेक्टर जनरल थे ICMR के, फॉर पॉलिटिकली बट फर्मली रिफ्यूजिंग टू ऑब्लिक। लेकिन इन्होंने जो नए नियम कानून लादे गए थे इंडिया के ऊपर, उसको लागू करने से रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था। रिसेंटली इंडिया, ठीक है, कन्फ्रंटेड है WHO's एस्टिमेशन ऑन कोविड-19 डेथ। ठीक आज के टाइम में भी ऐसा ही हो रहा है। WHO ने कोरोना से मरने वाले लोगों का जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है इंडिया के लिए, उसका इंडिया विरोध कर रहा है, एकदम उसके अपोजिशन में जाकर के खड़ा हो गया। तो सरकार पब्लिकली स्टैंड अप हो गई है WHO के खिलाफ में। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं ये एक अच्छा संकेत है, गुड साइन है। तो हमें क्या करना है, हमें बॉडीली पॉइंट आउट करना है कि क्या क्या RNTCP के फ्लॉज हैं जिसको WHO ने डिज़ाइन करा था, एंड डिज़ाइन आवर ओन कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजी। और इसके बाद आप खुद की स्ट्रेटजी को बनाइए, ना कि WHO के प्रोग्राम को फॉलो करते रहिए, ऐसा लेखक का कहना। सेकंड बात ऐसी है, जो पल्मोनरी टीबी पेशेंट्स होते हैं ना, यदि आप उनका एजम्पशन लगाओगे, मतलब यदि आप ऐसा अनुमान लगा रहे हो कि आप पल्मोनरी टीबी के पेशेंट को क्या कर दे रहे हो, उनका इलाज कर ले रहे हो, तो इससे टीबी कंट्रोल हो जाएगी, तो ये जो आपकी विचारधारा है वो गलत है। ठीक है, तो जो
थ्योरेटिकल प्रिंसिपल है ना, वो होता है सोर्स रिडक्शन का। सोर्स कहाँ है उसको आप रिड्यूस करिए। यदि कोई पेशेंट्स है, ठीक है, और वो सोर्स है इन्फेक्शंस का एंड डिसीज़ का, और ये डिसीज़ फैला जा रहा है किसी और को, ठीक है, एनदर कम्युनिटी में ये डिसीज़ को फैलाते जा रहा है, तो उसका हमें अर्ली डायग्नोसिस करना है। इसके अलावा ट्रीटमेंट करना है एज ए सोर्स रिडक्शन के रूप में। जिस व्यक्ति को टीबी हो गई सबसे पहले उसको पकड़िए, क्योंकि वो दूसरे लोगों को टीबी फैला रहा है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। अब इंडिया जो है हाई बर्डन वाला कंट्री माना जाता है। लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एडल्ट्स कैरी टीबी इन्फेक्शंस इन द लंग। ज़्यादातर जो एडल्ट लोग हैं उनके फेफड़े में, उनके लंग में टीबी का बैक्टीरिया भरा हुआ, ठीक है, और कुछ टाइम के लिए क्या हो जाता है, ये पता नहीं चलता कि है कि नहीं है, इसलिए टीबी की बीमारी पकड़ में भी नहीं आती। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने टीबी को क्या कर दिया है, डेवलप कर लिया है ओवर्ट टीबी डिसीज़ को, मतलब रीएक्टिवेशन ऑफ टीबी जिसको कहा जाता है। कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा टीबी की बीमारी और भी ज़्यादा जोर पकड़ लेती है, जैसे कि एचआईवी का इन्फेक्शन होना, डायबिटीज़ हो जाना, अंडर न्यूट्रिशन है, इसके अलावा लंग डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू पॉल्यूशन, है ना। पॉल्यूशन के कारण यदि आपके फेफड़े प्रभावित हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, तो इससे भी टीबी की बीमारी फैलती है। इसके अलावा आप यदि तंबाकू का सेवन करते हो और आपका जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून फंक्शंस है, वो किसी क्रॉनिक डिसीज़ के चलते चलते काम नहीं कर रहा है, तो भी टीबी पकड़ लेगी। दारू का सेवन आप करते हैं, ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो टीबी को एक्सेलरेट करती हैं, मतलब टीबी को बढ़ावा देती हैं। तीसरी बात ऐसी है कि जो RNTCP है, WHO की तरफ से चलाया गया प्रोग्राम, ये फेल्ड हो गया है क्योंकि टीबी कंट्रोल में लोगों का इसमें पार्टनरशिप नहीं है। लोगों को इसमें होना, पार्टिसिपेट करना ज़्यादा ज़रूरी। इंडिया के जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम थे, है ना, इसमें जो पब्लिक एजुकेशन था, इसको हाई प्रायोरिटी दी गई थी कि लोगों को सबसे पहले हमें शिक्षित करना है, लोगों को हमें जागरूक करना है। जैसे कि रेड रिबन क्लब्स थे स्कूल में, कॉलेज में, इसकी लिगेसी माने जाते हैं, इसके सबसे सफल उदाहरण माने जाते हैं, है ना। स्कूल कॉलेजों में जन जागरूकता की कार्यशालाएँ आयोजित करना, नुक्कड़ नाटक वगैरह होते रहना, ये सारी चीज़ें ऐसी थी जिससे एड्स को कंट्रोल कर पाने में इंडिया सफल हो पाया। तो यदि हम लोगों को इन्फॉर्म नहीं करते हैं पार्टिसिपेशन में, तो इससे एक स्टिग्मा होगा, डिले होगा, ये कंटिन्यू हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब रियलाइज़ ये हो गया है कि ये जो टीबी है ना, वाज नॉट अंडर कंट्रोल। जब WHO को ऐसा लगा कि अब ये टीबी की बीमारी है, अब कंट्रोल के बाहर हो गई है, तो WHO ने एक और प्रोग्राम रिवीजन के लिए ला लिया था, है ना, थ्रू ए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रिजोल्यूशन इन 2014 टू एलिमिनेट टीबी बाई 2035, जिसमें WHO ने घोषणा करा था कि हमें टीबी की बीमारी को ख़त्म कर देना है 2035 आते तक। वहीं भारत सरकार की तरफ से अच्छी बात ये कही गई थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट किया था 2018 में कि इंडिया टीबी से मुक्त हो जाएगा 2025 आते आते तक। कंट्रोलिंग टीबी की हम बात कर रहे हैं, तो जो एपिडेमिक है, ह्यूमन मास्टरी ओवर माइक्रोब्स इंक्लूडिंग कंट्रोल, एनिमिलेशन एंड इरिडिक्शन। तो यदि आप टीबी की बीमारी को कंट्रोल कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि जो माइक्रोब्स है ना, जिसमें शामिल माइक्रोब्स को आप क्या क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, एलिमिनेशन कर रहे हो, और उनको इरिडिक्ट कर दे रहे हो। पहले नंबर पर आ जाता है कि कंट्रोलिंग। तो जो प्री डिटरमाइंड लेवल होता है प्री स्टेटेड टाइम पीरियड में, मतलब कि एक ऐसा टाइम पीरियड जब मुझे टीबी के लक्षण दिखाई देना चालू हो गए, उसी टाइम आप डिटरमाइन करना है कि टीबी की बीमारी हुई है या नहीं हुई है, यहाँ पर आपको इंटरवेंशन करना। दूसरी बात यह है, एविडेंस विल हैव टू शो दैट रिडक्शन वाज ड्यू टू दोज इंटरवेंशन एंड नॉट ड्यू टू सेक्युलर ट्रेंड, है ना।
अब यहाँ पर हमें सेक्युलर ट्रेंड को समझने की ज़रूरत है। सेक्युलर ट्रेंड मतलब कंसिस्टेंट पैटर्न विथ ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। पार्टिकुलर एक टाइम है, इस टाइम में हमें एक सा पैटर्न दिखाई देता है जिसको सेक्युलर ट्रेंड बोलते हैं, लेकिन यहाँ सेक्युलर ट्रेंड किसी और के हिसाब से यूज़ किया गया। तो ठीक है, ऐसे डिजीज़ जो कि सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं टेंड टू डिक्लाइन ओवर टाइम, है ना। ऐसे डिसीज़ को हमें क्या काम करना है, सामाजिक तौर से समय के साथ साथ में इसमें कमी आना चाहिए। ये कब होगा, बेटर हाउसिंग करके, अच्छे घर की व्यवस्था। इसके अलावा आप खान पान में ध्यान रखिए, न्यूट्रिशन का सही इस्तेमाल करिए। एजुकेट करना भी ज़रूरी है, तब जाके हम टीबी की बीमारी से निपट सकते हैं। इसके अलावा जो इनकम है ना, एंड इनकम, दिस इज़ वाट ए सेक्युलर ट्रेंड, ये सारी बातें आ जाती हैं किसमें, सेक्युलर ट्रेंड में। अब ग्लोबली आप देखोगे दिस सेक्युलर ट्रेंड, द बर्डन ऑफ टीबी हैड बीन फॉलिंग बाई 1% और 1.5% पर ईयर। ये सारी यदि आप बातों का ख्याल रखते हो तो जो टीबी का बर्डन है ना, सालाना 1% से 1.5% तक कम हो सकता है, ऐसा यहाँ बताया जाता है। अब एलिमिनेशन का मतलब ऐसा है कि हम अचीव कर रहे हैं जीरो फ्रिक्वेंसी ऑफ न्यू केसेस की, नए केसेस एकदम जीरो होना चाहिए। अब चूँकि हमारे पास में क्या है ना, टीबी से हम पहले से भी लड़ रहे थे, हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी मदद करती हैं। हम ऑलरेडी से जब इसके ऊपर काम कर चुके हैं तो वो हमारे लिए क्या है ना, एक हेल्प करती हैं, वो सहायता करती हैं। बट वी हैव एम फॉर ए हाई लेवल ऑफ कंट्रोल, लोअरिंग फ्रॉम 200 पर लाख पर ईयर से 50 लाख पर ईयर। हमें सबसे बड़ी बात ये है, हमारा जो एम है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, हाई लेवल का होना चाहिए। ठीक है, एक साल में 1 लाख पॉपुलेशन में 200 लोग टीबी के थे। इसको घटा करके हम क्या कर रहे हैं, 1 लाख लोगों में 50 लोग पर ईयर टीबी, इतना उसके डाटा को हमें कम करना है एंड डॉक्यूमेंट करना है इसके मेजरमेंट को हमें, है ना। और ये यदि आप ऐसा कर पा रहे हो तो प्राइम मिनिस्टर का जो विज़न है उसको जस्टिस मिल पाएगी। तो क्या जो हम हाई कंट्रोल की बात कर रहे हैं वो उसको हम अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पहली बात ये है, पुरानी बातों से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, वो हमारे लिए काम करेंगी। ठीक है, जैसे कि राज्य सरकारों को भी आप ट्रेनिंग दीजिए, डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर जो हैं उनको आपने ट्रेनिंग दीजिए। तो जो ट्रेंड स्टेट हैं, डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर हैं जो कि ट्रेनिंग ले चुके हैं ऑन द जॉब, ये लोग हमें बहुत बड़ी हेल्प करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास एक्सटेंसिव नेटवर्क है टीबी के क्लिनिक्स का, और हमारे पास है आर्मी ऑफ कम्युनिटी, इसके अलावा फील्ड वर्कर हमारे पास है। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको अचीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल है ये हम देखने वाले हैं हथकड़ी लगाने के अधिकार से ये रिलेटेड है। ठीक है, इसका मतलब ये है यदि कोई पुलिस वाला गलती क्या कहना चाहिए, जानबूझकर भी हो सकता है आपके हथकड़ी लगा करके आपको कोर्ट तक लेके जा रहा है, घर से हथकड़ी लगाया और जेल तक आपको लेके जा रहा है। तो हथकड़ी लगाने से रिलेटेड भारत में कौन कौन से नियम कानून अभी तक आए हैं। यदि हथकड़ी लगाने के मामले में नियम कानून का उल्लंघन हो रहा पुलिस के द्वारा, तो उसका जो हर्जाना है कि पुलिस से वसूल किया जाना सही है या नहीं है, इस बात को लेकर के ये आर्टिकल छपा है। क्या हथकड़ी लगाते हो आप और उस समय कानून का उल्लंघन कर रहे हो आप, उस टाइम में पुलिस से हर्जाना लेना सही है या नहीं है। हैंडकफिंग ए जुडिशियल टैप एंड द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है हैंडकफिंग को लेकर के कानून क्या कहता है और पुलिस की क्या भूमिका है इसमें एक बात ये कही जाती है, यदि हथकड़ी आप लगा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का आप पालन करिए, लेकिन
पुलिस सुधार को प्रभावित करने वाले जो मुद्दे हैं उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर भी पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड ये आर्टिकल आया है। कल या परसों पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड एक आर्टिकल देखे थे, जिसमें पुलिस जो जेलों में डाल करके टॉर्चर करती है, इन्वेस्टिगेशन के टाइम में लोगों की डेथ हो जाती है, उससे संबंधित एक आर्टिकल छपा था। आज पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड ये सेकंड आर्टिकल है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब रिसेंटली हम एक केस को देखेंगे, कर्नाटका हाई कोर्ट को, जिसने पास किया था एक ऑर्डर जो कि रिलेटेड है हथकड़ी लगाने के अधिकार से रिलेटेड, ठीक, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है इन स्पिरिट ईश्वर डिबेट वर्सेस स्टेट ऑफ द कर्नाटका। इस केस का नाम ये रखा गया। ठीक, देखो इसमें क्या काम किया गया, जो एक्यूज्ड है ना, जो अपराधी था, उसको 2 लाख रुपए का क्या दिया गया, कंपनसेशन दिया गया फॉर हैंड कफिंग एंड एक्यूज्ड। आपने अपराधी को गलत तरीके से हथकड़ी लगा दी थी, तो अब काम करिए, आप कितने रुपये दीजिए, 2 लाख रुपए उसको कंपनसेशन के तौर पर दीजिए। ठीक है, तो आप जो 2 लाख रुपए दे रहे हैं कंपनसेशन के तौर पर, ये कैसा है, सही है या गलत है? देखिए, 2 लाख रुपए का कंपनसेशन इसलिए लगाया गया जुर्माना, क्योंकि जो पुलिस थी ना, उसने केस की डायरी में उसका कोई रीज़न ही मेंशन नहीं कर दिया, तो बिना कारण के आप उसको हथकड़ी लगा सकते हो कि किसी को, इसलिए आप क्या दो, जुर्माना दो। इट गेव लिबर्टी टू द स्टेट टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम डेलिक्वेंट पुलिस ऑफिसर, है ना। अब राज्य सरकार क्या काम करेगी, वो जो 2 लाख रुपया है ना, उसको वसूल करेगी वो पुलिस ऑफिसर जिसने उसको हथकड़ी लगाया था। कुछ प्रिंसिपल यहाँ पर बताए जाते हैं हथकड़ी लगाने को लेकर के। तो हाई कोर्ट क्या कह रहा है, यदि कोई अपराधी, उसने अपराध किया है, तो नॉर्मल सर्कमस्टांस में तो आप उसको हथकड़ी पहना ही नहीं सकते। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल है, कुछ छूट दी गई है, उसी कंडीशन में उसको हथकड़ी पहनाई जा सकती, नहीं तो आप उसको हथकड़ी नहीं लगा सकते हो। जैसे कि आपको लग रहा है कि वो भाग सकता है, हो सकता है वो खुद को नुकसान पहुंचा दे या फिर आपको नुकसान पहुंचा दे, इस कंडीशन में आप उसको हथकड़ी लगा सकते हो। तो फर्दर व्हेन देयर इज ए सच हैंड कफिंग, द अरेस्टिंग ऑफिसर मस्ट रिकॉर्ड द रीज़न। आपने हथकड़ी लगाए हो तो आप रीज़न को रिकॉर्ड करिए कि हमने हथकड़ी क्यों लगाए। ठीक है, और फिर उसको आप कहाँ भेज सकते हो, जुडिशियल या फिर कोर्ट की स्क्रूटनी में भेज सकते हो। तो इस केस में ये जो पिटिशनर था ना, पिटिशनर कौन था, पिटिशनर एक लॉ का स्टूडेंट था, जिसके खिलाफ में 5 क्रिमिनल केसेस फाइल किए गए थे। किस प्रकार के ऑफेंस थे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इसके ऊपर लगाया गया है ना, इसने चेक्स का डिसऑनर किया था, इसलिए इसको अरेस्ट किया गया। ठीक है, किसमें, नॉन बेलेबल वारंट इशू इसको किया गया था एक मजिस्ट्रेट के द्वारा। देयर कैन बी 3 ओकेजन व्हेन ए पर्सन कैन बी लीगली हैंडकफ्ड। ऐसे 3 परिस्थिति हैं जिस दौरान ही आपको हथकड़ी लगने वाली है, और नहीं तो आपको हथकड़ी कभी लगने वाली नहीं। पहले यहाँ पर बताया जा रहा, यदि कोई एक्यूज्ड है या फिर अपराधी है, उसको अरेस्ट किया गया है, अब मजिस्ट्रेट के पास आप उसको ले जा रहे हो, उसके पहले आप उसको हथकड़ी लगा देती हो। एक अंडर ट्रायल प्रिजनर्स भी होते हैं ड्यूरिंग ट्रांजिट फ्रॉम जेल टू कोर्ट। ठीक है, यदि किसी का ट्रायल ऑलरेडी से चल रहा है, उसको जेल से कोर्ट लेकर के जाना है और कोर्ट से फिर से जेल लाना है, तो उस दौरान भी हथकड़ी लगाई जा सकती है। तीसरे नंबर की बात है कन्विक्ट या फिर अपराधी, इसको आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जेल से कोर्ट एंड बैक, तो भी आप हथकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब द लॉ विथ रिगार्ड टू हैंड कफिंग वाज सेटल्ड इन 1980। ठीक है, हथकड़ी लगाने को लेकर के कुछ नियम कानून 1980 में आए थे, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस के बारे में सुनवाई करी थी। उनका ये कहना था कि केवल कुछ परिस्थिति हैं जिस कंडीशन में ही आप उसको आयरन की हथकड़ी से बांध सकते हो, वो भी हो जो है एक्सट्रीम मेजर होना चाहिए। इज दैट अदरवाइज देयर इज नो अदर रीजनेबल वे ऑफ प्रिवेंटिंग हिज एस्केप।
नहीं तो आप हम रोक ही नहीं सकते हैं कि आप उसको हथकड़ी लगाओगे या नहीं लगाओगे। तो ये कब होगा, कुछ कुछ खास परिस्थिति है। इसमें यह कहा गया था कि जहाँ किसी गिरफ्तार या दोषी को सुरक्षा दे करके आप भागने से रोक सकते हो, हथकड़ी क्यों लगा रहे हो, वहाँ इस तरह की बढ़ोतरी हथकड़ी लगाने के बजाय एक आदर्श है। मतलब कि आप ज़्यादा पुलिस पर्सनल को स्थापित कर लीजिए ना, अपने साथ पे ले लो, क्यों उसको हथकड़ी लगाना, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। वही कंपनसेशन को लेकर के क्या क्या बातें कही गई हैं। पहली बात यह है, कोर्ट ने अनिवार्य कर दिया था कि ठीक है, यदि हथकड़ी वाले केसेस है ना, तो जो रीजंस हैं इसको आप लिखित में लिखना पड़ेगा। केस की जो डायरी है उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने उसको हथकड़ी क्यों पहनाए थे। ठीक है, तो ये ड्यूटी है कोर्ट की कि वो इंक्वायरी कर सकता है विद द पर्सन अरेस्टेड एज टू वेदर ही हैड बीन हैंडकफ्ड और नॉट एंड देन अप्रूव और रिजेक्ट द रीजन। ये कोर्ट की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि वो पहले जांच पड़ताल कर ले कि उसको हथकड़ी लगाई गई थी तो वो सही थी या नहीं थी, है ना, और तब वो उसको रीजन को रिजेक्ट या फिर राइट कर सकती। जो आपने लिखे थे ना डायरी में, वो सही है या गलत है, इसको कौन निर्धारित करेगा, कोर्ट निर्धारित करेगा। तीसरे नंबर की बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था एक सिमिलर डायरेक्टिव इन अनदर केस विथ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। ऐसे प्रिजनर जो अंडर ट्रायल में, उनका ट्रायल चल रहा है, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है ना। तो इसमें बताया जा रहा है एक पर्सन है उसको आप हैंडकफ कर सकते हो, जो कि अंडर ट्रायल प्रिजनर है या फिर कन्विक्ट है। द प्रिंसिपल्स गवर्निंग हैंडकफिंग रिमेन द सेम। लेकिन जो हथकड़ी को लेकर के नियम कानून या अधिकार है वो हमेशा एक से ही रहेंगे। तीसरे नंबर पे ये बात बताई जाती है, ऐसा पर्सन जो कि जुडिशियल कस्टडी में है ना, उसको जेल में डाल के आप रखे हो और कोर्ट की जुडिशियल कस्टडी में वो व्यक्ति है, द कोर्ट्स परमिशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर हैंडकफिंग। लेकिन उस टाइम में भी यदि आपको हथकड़ी लगाने हैं तो उस दौरान भी आपको किसकी ज़रूरत है, कोर्ट के आदेश की ज़रूरत है। चौथे नंबर की बात ऐसी है, द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट शुड पे कंपनसेशन। अल्लाह, काम की बात आ जाती है हर जाने या फिर जुर्माना को लेकर के। तो प्रिंसिपल क्या है, जो रिलीफ ऑफ मॉनेटरी कंपनसेशन है, किसके लिए, इस्टेब्लिश इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपकी जो आज़ादी छीनी जा रही है उसके लिए आपको जो कंपनसेशन मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज रेमेडी अवेलेबल इन द पब्लिक लॉ। संविधान में इसका उल्लेख किया गया, ठीक है। विच इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ गारंटेड बेसिक एंड इंडिफिजिबल राइट ऑफ द सिटीजन। इसमें लाइबिलिटी है कि आप कॉन्ट्रावेंशन करोगे, ठीक है, गारंटेड दी गई हमारे संविधान में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है ना, इनको एम्पावर किया गया है कि वो इस प्रकार के ग्रांट कर सकते हैं सच रिलीफ अगेंस्ट द स्टेट और इट्स सर्वेंट इन परपोर्टेड एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर। सरकार ने गलत उपयोग करी है शक्ति का या फिर पुलिस ने गलत उपयोग करी इस तो फिर कोर्ट के पास ये पावर है कि उसका जुर्माना आपको देना पड़ेगा। सो हु शुड पे सच कंपनसेशन। तो कंपनसेशन आखिर देगा कौन। एक केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस रविकांत एस पाटिल 1991 का, जहां पर ठीक है देयर वर एलिगेशन ऑफ हैंडकफिंग एंड पैराडिंग ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर ऑफ मर्डर ऑन द स्ट्रीट। तो ये जो केस आया था 1991 का, बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा था, जो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है ना, रिस्पॉन्सिबल है फॉर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। इस पुलिस ऑफिसर ने आर्टिकल 21 का उल्लंघन किया है और उसको बोला था आप 10,000 रुपये कंपनसेशन दो। तो जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ठीक है, बाद में इसको अपहेल्ड कर दिया था एक जजमेंट में, हाई कोर्ट डायरेक्टिंग कंपनसेशन। उनका ऐसा कहना है कि जो पुलिस ऑफिसर है ना, वाज नॉट पर्सनली लायबल। सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऐसा कहा कि देखो वो जो पुलिस ऑफिसर है ना, वो अकेला जिम्मेदार नहीं है, एज ही हैड एक्टेड इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, क्योंकि उसने उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में ये काम किया था।
तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मॉडिफाई कर दिया था एक ऑर्डर को, जो कि एक्सटेंड हो जाता है, दिशा निर्देश जारी करता है स्टेट को कि आप कंपनसेशन दीजिए। तो इसीलिए जिस केस की अभी हम बात कर रहे थे ना, कर्नाटका हाई कोर्ट वाला केस जो अभी चल रहा है, ठीक है, तो जिसका डिस्कशन हम ऊपर करे हैं, एज फार एज पेमेंट फॉर कंपनसेशन बाय द पुलिस ऑफिसर इज कंसर्न, उन्होंने कहा है कि वो पुलिस अफसर ही इसका क्या देगा, कंपनसेशन देगा, ये थोड़ा ठीक नहीं लगता है ना। अब चूंकि इसके जो लेखक हैं वो खुद पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि पुलिस वाला पुलिस का बचाव कर रहा है, पुलिस वाले को जुर्माना नहीं देना चाहिए बल्कि जुर्माना सरकार देगी, सरकार भरेगी, ये गलत है। लेकिन सिमिलरिटी भी नहीं आती है ना, जहाँ सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि वो ऑफिसर अकेला जिम्मेदार नहीं है तो वो कंपनसेशन वो नहीं देगा, लेकिन कर्नाटक का हाई कोर्ट कह रहा है कि नहीं, वो पुलिस अफसर को ही जुर्माना भरना। दोनों में सिमिलरिटी नहीं आ रही, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी, ऐसी बात यहाँ पर बताई जाती है। अब इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या निकल सकता है? पहली बात ये है, हाई कोर्ट ने क्या कहा था, हाई कोर्ट ने कहा था कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई पुलिस की संख्या आप पर्याप्त करिए ना, ताकि वो लोग काम अच्छे से कर सकें, उनको हथकड़ी लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी। पता चला एक अपराधी है और उसको लेके जा रहा है एक ठो पुलिस, अब उसको कैसे करके लेके जाएगा, हथकड़ी तो उसको लगानी पड़ेगा, पता चला उसी को मारा और भाग गया फिर। इसीलिए इन अब्सेंस ऑफ द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। द ब्लेम ऑफ नॉन कंप्लायंस कैन नॉट बी शिफ्टेड ओनली द पुलिस ऑफिसर, इसके लिए आप केवल पुलिस ऑफिसर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते जबकि आपके पास अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं। सफिशेंट वाहन होना चाहिए टू द जेल अथॉरिटीज़, है ना, तो जो जेल की अथॉरिटीज़ हैं वो अपराधी को जेल से कोर्ट तक ले जा सकें, इसके लिए आप वाहन की अवेलेबिलिटी करवाइए। द रीज़न बीइंग ए लैक ऑफ मैन पावर और अर्जेंट लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, पहली बात लैक ऑफ मैन पावर है, सेकंड नंबर की बात है लॉ एंड ऑर्डर की जो ड्यूटी है उसमें भी कमी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। ये भी एक डिफ़िकल्ट हो जाता है किस टाइम में, टू प्रिडिक्ट द कंडक्ट ऑफ एन अरेस्टी ऑन द स्पॉट, ठीक है, और टाइम में पहुंचाने की भी तो जिम्मेदारी हमारे सिर पर रहती है, तो उसको हम कैसा करेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कुछ डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ऑफ पब्लिकेशन क्राइम इन इंडिया 2020 की रिपोर्ट का जिक्र यहाँ पर किया गया, जो कि ये बताती है कि 810 केसेस ऐसे थे कैदियों के जो कि भाग गए, है ना, पुलिस कस्टडी से, अगेंस्ट 931 में से 810 केसेस ऐसे हुए थे जो कि कस्टडी से भाग गए थे। 2020 का ये डेटा बताया जाता है ना, और 117 केस रजिस्टर्ड किए गए थे पुलिस के खिलाफ में। तो ये जो नंबर हम देख रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन आर सफिशेंट टू सब्सटेंट द फैक्ट दैट द यूज़ ऑफ हैंडकफ्स इज जनरली डन, है ना। लेकिन ये बात तो ये बताई जा रही है कि कुल मिला के हथकड़ी लगाई जा रही है ना, ये यहाँ से सिद्ध हो जाता है। क्यों लगाए हैं, वो पुलिस वाला वो कैदी भाग ना जाए, 800 लोग भाग गए 2020 में। दूसरी बात, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी जो आज़ादी उसको छीन रहे हैं, उनको डीह्यूमनाइज कर रहे हैं क्रिमिनल्स को। एक और केस का यहाँ पर उल्लेख किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, रविकांत एस पाटिल, जिसको सुप्रा केस भी हम बोलते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि जो अथॉरिटीज़ है जो कि कंसर्न है या फिर जिसने जिम्मेदारी इसकी ले है, यदि उनको लग रहा है कि ज़रूरी है तो वो इंक्वायरी का आयोजन कर सकते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे ऑन एक्शन अगेंस्ट द पुलिस इंस्पेक्टर, ठीक है। सबसे पहले तो इंक्वायरी की जाएगी, जांच की जाएगी, और इसके बाद फिर एक्शन लिया जाएगा उस पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर जिसने आपको हथकड़ी लगाई है। तो कंपनसेशन की जगह में यहाँ पर कोई लीगल एक्शन लेने की बात कही जाती है। इसीलिए जो राइट अप्रोच है ना, वुड बी टू इनिशिएट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द इरेंट ऑफिसर अंडर सर्विस कंडक्ट रूल, सर्विस कंडक्टर रूल्स के अंतर्गत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये नहीं कि उसको बोलो कि आप कंपनसेशन दीजिए, तो कंपनसेशन तो वो दे देगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है,
लेकिन वो अपराध करना कम नहीं करेगा, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। 5वें नंबर की बात ये है, ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए ठीक रहेगा कि वो पुलिस की जो मोबिलिटी है उसको रिव्यू करते जाए। दूसरी बात ये है द रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल मैन पावर, आपको पुलिस पर्सनल पुलिस की भर्ती करना पड़ेगा, आपको पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ेगा, है ना, ताकि हथकड़ी लगाने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा कुछ टेक्निकल गजेट की भी ज़रूरत है, जिसको है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आप शामिल कर सकते हो, जैसे कि बॉडी कैमरा एज रिकमेंडेड बाय द कर्नाटका हाई कोर्ट। अगला जो एडिटोरियल है वो इंडिया का एविएशन सेक्टर है, मतलब कि आप जो हवाई जहाज़ की यात्रा कर रहे हो वो सेक्टर कितना ज़्यादा अभी ख़राब कंडीशन में चल रहा है। पहली बात आप ये देख रहे हैं कि नॉर्मल आदमी के लिए हवाई जहाज़ में यात्रा करना कितना कठिन हो गया है, ठीक है। दूसरी बात ये है जो फ्यूल है हवाई जहाज़ को चलाने वाला वो महंगा होते जा रहा है, सरकार टैक्स बढ़ाते जा रही है। इसके अलावा जो जो एयरपोर्ट का खर्चा है ना वो काफ़ी महंगा हो गया है, ठीक। ऐसे कुछ कुछ मेन बातें हैं जिससे एविएशन का जो सेक्टर है ना वो डाउन होते जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर उतना ज़्यादा हमको कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है जैसे कि अदर सेक्टर में हम आजकल देख रहे हैं, जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब जहाँ बहुत सारी कंपनियाँ अपनी सेवाएं देती हैं वहाँ प्राइस अपने आप डाउन हो जाता है। और लोगों को क्या चाहिए, लोग यही चाहते हैं कि जो हवाई जहाज़ की यात्रा है वो कम से कम हो सके। वहीं आप रेलवे की बात कर लीजिए तो आप देख लीजिए कि स्लीपर में आप कितनी बार यात्रा करते हैं और एसी में कितनी बार आप टिकट अपना कटवाते हैं। आप ज़्यादातर प्रेफर करोगे स्लीपर को, क्योंकि एसी की बोगी का जो किराया है ना वो ज़्यादा रहता है, ठीक। यही बात आ जाती है किसमें, एरोप्लेन में यात्रा को लेकर के, है ना। ट्रेन का जो किराया है वो कम है एरोप्लेन की अपेक्षा। कुछ कुछ रीजंस ऐसे हैं जो कि बताए जाते हैं जिससे एविएशन सेक्टर हमारा प्रभावित हुआ है। सबसे पहले जो तो ये एडिटोरियल की शुरुआत होती है ना एकदम शुरू से, जब उस समय में सरकार ने अपनी इकोनॉमी को नहीं खोला था। ज़्यादातर जो सेवाएं हैं गवर्नमेंट देती थी, ठीक है, जैसे कि बीएसएनएल आपके टेलीफोन वाले सेक्टर में उसका एक अधिकार था। इसके अलावा यदि यहाँ पर मोटर गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियों को देखेंगे तो वहाँ पर भी एक दो कंपनियाँ ही काम कर रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर दुकानें कम हैं, है ना, और ख़रीदार ज़्यादा हैं तो वहाँ पर प्राइस हाई रहेगा। दुकानें आप बढ़ा दीजिए ताकि जो कंपटीशन है वो हो सके और लोगों को सही रेट मिल सके। इसके बाद में सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को अपनी इकोनॉमी में बिजनेस करने के लिए अलाउ कर दिया था, ठीक है, जिसको उदारवाद हम देखते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो जब से ये इसको लाई है हर सेक्टर में बहुत सारे प्लेयर आकर के खड़े हो गए हैं और मार्केट में अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपको सेवाएं दे रहे हैं, ठीक। इसी प्रकार का एविएशन सेक्टर है। एविएशन सेक्टर उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, कई सारे ऐसे कारक हैं जैसे कि रेगुलेशन के कारण ये चोक हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा एंट्री बैरियर ऑफ न्यू इरेंटेंट्स, यदि कोई नया प्लेयर इसमें आ रहा है तो उसके लिए एंट्री के भी कुछ कुछ बैरियर लग गए हैं। जो फ्यूल का प्राइसेस है वो बढ़ते जा रहा है, आकाश को छू रहा है। तो इसके अलावा जो इन एफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एयरपोर्ट हैं, सरकारी जो एयरपोर्ट है वो अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पा रहे, दैट आर पेविंग द वे फॉर मोनोपोली एयरपोर्ट, जो कि अपने आप को मोनोपोली एयरपोर्ट बता रहे हैं एज एक्सट्रोनिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ रोबस्ट कंपटीशन, और वहाँ पर किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं है। यहाँ पर कितने लोग यात्रा करते थे उसको लेकर के एक डाटा बताया जाता है ना। तो यदि हम इंडियंस की बात करें जिन्होंने एयर टिकट खरीदा था इन ए ईयर 140 मिलियन, कोरोना फैला था उसके पहले का ये डाटा है, 140 मिलियन लोगों ने एक साल में एयर टिकट खरीदा था, ठीक है। लेकिन हम जो 140 मिलियन कह रहे हैं ना उसका मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल ने अलग अलग 140 लोगों ने ये टिकट खरीदा था। दैट द नंबर कंप्राइज 35 मिलियन टू 40 मिलियन फ्रिक्वेंट फ्लायर्स हु फ्रॉम द बल्क ऑफ टिकट बायर्स। इसमें से असली में आप देखोगे तो यात्रा करने वाले लोग कितने थे, 35 से 40 मिलियन लोग थे। इन्होंने एकदम बल्क में टिकट खरीद के रख लिया था।
इसका मतलब ये हो गया केवल 4% लोग, हमारी पॉपुलेशन का 4% लोग ही हवाई यात्रा कर पा रहे हैं, जो कि इसको अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास रुपया पैसा है। इसका मतलब ये है आप अफ्रीकन कंट्री की कैटेगरी में आ गए, वहाँ पर भी इतने ही लोग फ्लाई कर पाते हैं हवाई टिकट के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा जो पर कैपिटा कंजम्पशन है एयर टिकट का वो बहुत कम है। ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया और चाइना इंडिया से आगे हैं हवाई यात्रा करने के मामले में। अलग अलग देशों का यहाँ पर एस्टिमेशन लगाया जाता है, जैसे कि आयरलैंड जो कि बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं है, इसके पास 28 मिलियन डोमेस्टिक एयर पैसेंजर थे या फिर टिकट बेचे गए थे, ए पॉपुलेशन ऑफ 5 मिलियन, 5 मिलियन की पॉपुलेशन वाला ये देश। यूरोप में 1146 मिलियन पैसेंजर थे ऐसे जिन्होंने यात्रा किया, यहाँ की पॉपुलेशन है 447 मिलियन। ठीक है, वहीं आप देख लोगे अमेरिका 325 मिलियन पॉपुलेशन है और पैसेंजर कितने आए थे एक साल में 927 मिलियन। अब इन सबको छोड़ दो डेवलप कंट्रीज को, ब्राज़ील को देख लो 119 मिलियन, मलेशिया को देख लो 63 मिलियन लोग, इंडोनेशिया 116 मिलियन, चाइना 660 मिलियन, इसकी जनसंख्या है 1.5 बिलियन पीपुल। वहीं इंडिया 1.25 बिलियन पीपुल है और 140 मिलियन डोमेस्टिक पैसेंजर ने यहाँ पर यात्रा किया था। तो जो हमारा एयर वाला सेक्टर है, वायुयान वाला सेक्टर है, ठीक है, विमानन सेवा है, उसमें बहुत सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। एयर कार्गो जिसके माध्यम से माल की ढुलाई हो रही है। दूसरी बात, एयरपोर्ट्स पर भी आप ध्यान दीजिए। इसके अलावा एविएशन टैक्स फ्यूल जो बढ़ते जा रहा है उस पर भी आप ध्यान दीजिए। इसके अलावा इंडिया को सबसे ज़्यादा खर्च करना पड़ता है पैसा किस में, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग में, तो इस पर भी फोकस करने की हमें ज़रूरत है। दे आर इन ए डिसमल स्टेट इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल देयर आर लेबरिंथिन टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, कस्टम ज़्यादा है, ड्यूटी ज़्यादा है, इसके चक्कर में भी किराया बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा रूल्स और जो रेगुलेशन है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है यहाँ पर। किसको लेकर के, ब्रिंग्स इन पार्ट्स टू फैसिलिटेट रिपेयर एंड ओवरहॉल एंड टू री एक्सपोर्ट देम फॉर यूज़ इन एयरक्राफ्ट हेयर, इसको लेकर के रूल्स रेगुलेशन भी काफ़ी कठिन हो गए। एयरलाइंस को अपने विमान विदेशों में प्रमुख MRO में भेजना आसान लग रहा, दुबई, सिंगापुर या जर्मनी में। एक काम करो कि हम वहाँ भेज देते, वहाँ हमारा मेंटेनेंस का काम हो जाएगा। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर वो तकनीशियन को नियुक्त कर देती है। दूसरी बात यह है, आप इंडिया में इतने अच्छे अच्छे पायलट हैं, उनकी बेरोजगारी बढ़ते जा रही हो, ऐसे कंडीशन में आप भी चाहते हैं कि हम फॉरेन का कोई पायलट लेके आएंगे, उससे हवाई जहाज़ चलवाएंगे, इससे भी बहुत ज़्यादा जो प्राइस है ना वो हाई होते जाता है, क्योंकि आप उनको ज़्यादा पैसा देते हो इंडिया की अपेक्षा यदि आप देखोगे तो। ठीक है, इसके अलावा इंडिया का जो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 था और एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 था। ठीक है, Though there are frequent modification under the above overreaching mother act and rules। ठीक है, अभी तक लेकिन हमारे यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एरोस्पेस सेक्टर में ज़्यादा कुछ आ नहीं पाई है। इंक्रीज होते जा रहा है कॉस्ट कंटिन्यू इस इंडस्ट्री का एंड अल्टीमेटली अफेक्टिंग द पैसेंजर ग्रोथ, पैसेंजर की ज़्यादा ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है। नियम कानून आए हैं लेकिन उतने ज़्यादा प्रभावी नहीं है। दूसरी बात, इस इंडस्ट्री को जो रेगुलेट करता है, जैसे हमारे यहाँ पर कौन इसको रेगुलेट करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन कर रहा है। हमेशा किसी भी देश में उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं होती है ना, उसको पॉपुलर आप कैसे बनाओगे, उसको आप मॉडर्न करिए, उसमें स्टाफ बढ़िया रहना चाहिए, स्टाफ मोटिवेटेड होना चाहिए, इंसेंटिव आपको देते रहना पड़ेगा इस रेगुलेटरी को। देयर नीड टू बी एविएशन प्रोफेशनल इन चार्ज rather than the ubiquitous bureaucrat from the Indian Administration Service। एविएशन से रिलेटेड जो प्रोफेशनल हैं उनको आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप IAS को पूरे यहाँ पर भरते जाएंगे। ठीक,
तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो एविएशन का सेक्टर है आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है, अपॉर्चुनिटी आपको बहुत दे रहा है, बस आपको ज़रूरत है कि आप फ़ायदा इसका उठाइए।